डिक्लाइन ऑफ मुगल था। और मराठे थे। बताओ मराठों में किसने पेशवा का पद वंशानुगत किया था? किसने कहा था पेशवा का पद वंशानुगत? और साराभाई की संधि किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुई थी? चोट और सरदेश मुखी में क्या अंतर है? नहीं, चोट किस पे लग रहा था, सरदेश मुखी किस पे लग रहा था? इनकम पर लगने वाला कौन सा था? इनकम पर, आय पर और रेवेन्यू पर अलग था। चौथा आय पर। ये तो बहुत आसान बात है मराठा में। चलो, सभी का टेस्ट सही हुआ है? कितने क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से? इतना जब टेस्ट पेपर हुआ करे इससे डिस्कस करा करो। डिस्कस होगा भी? अच्छा हाँ, उससे बढ़िया। और एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते, जैसे समर सोल्यूशन था। समर सोल्यूशन कब होता है? 21 जून को। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये इक्विनॉक्स होता है स्प्रिंग। भारत में एक सेकंड, भारत में जीएमटी, वो आईएससी और ट्रोपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहां काटती है? अच्छा, भारत में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रोपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को कहां काटते हैं? इसमें भी ऑप्शन दिए। चलो अब बताओ, 0 डिग्री ये इक्वेटर और 23rd है ना ट्रोपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका में एक दूसरे को कहां काटते हैं? जीएमटी लाइन, सॉरी जीएमटी और ये जीएमटी लाइन और ट्रोपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका में एक दूसरे को कहां काटते हैं? बताओ जीएमटी कितने ओशियन से पास होती है? ओशियन के क्वेश्चन तो बता दो, आप सी बताओ। सी, जीएमटी लाइन कितने सी से पास होती है? सी, हाँ, सागर। सबसे पहले, अच्छा गधे, सबसे पहले नॉर्वेजियन, फिर नॉर्थ, फिर मेडिटेरियन सी। चलो कंट्री बताना, अफ्रीका में कितने कंट्री जिससे जीएमटी पास होती है? अल्जीरिया के बाद माली आता है, बुर्किना फासो, टोगो, वेरी गुड। जो अब सुनो, ये 0 डिग्री जीएमटी सबसे पहले ट्रोपिक ऑफ कैंसर काटती है अल्जीरिया। फिर इसके नीचे 0 डिग्री ये होगी जीएमटी और 0 डिग्री इक्वेटर ये काटती है गल्फ ऑफ गिनी। क्या कहते हैं गिनी को, तट को? गिनी के तट को हम जो जीके में क्या कहते हैं? गोरो की कब्र, गोरो की कब्र। और फिर इसके नीचे जीएमटी और ये ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये एक दूसरे को अटलांटिक ओशन में काटता है। और भारत में आईएससी और ये ट्रोपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। आईएससी पास होती है वो, जो आईएससी वो 5 राज्य है ना, सबसे पहले यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और फिर आंध्र।
हाँ, नैनी है, मिर्जापुर है, इलाहाबाद, तीनों में। बताना क्यों है ऐसा? IST नहीं, उससे क्या फायदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5.5 घंटे का ये गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे का डिफरेंस है यहाँ पर, 2 घंटे का नहीं। तो IST पे ऐसा कर दिया, IST पे जो टाइम होगा अरुणाचल प्रदेश का 1 घंटा कम और गुजरात का 1 ज्यादा। अच्छा हाँ, अच्छा वही बता रहा तू। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, तेरा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। मुझे तो पढ़ा तो बता। चलो बताओ, कितने देश है जहां पर दिनों रात बराबर होते हैं? किसी का तो दिनों रात बराबर होते हैं। कितने देश हैं? ये फैक्ट थोड़ी है। बताओ डोल्ड्रम का एरिया कौन सा होता है? क्यों क्यों कहते हैं डोल्ड्रम वाला क्षेत्र? क्यों शांत है वो? इक्वेटर के जो नजदीक है। या बर्नौली थ्योरम लागू हुई ना? बर्नौली थ्योरम, मतलब शांत जल हमेशा, जो गहरा जल हमेशा शांत रहता है। बर्नौली थ्योरम इसी पे तो बोल सकते हो। जो मैंने बताया था ना, बाबर का पहला अटैक हुआ था बाजोर के किले पर, यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध। जो बाबर का पहला अटैक यूसुफजाई जाति, पढ़ा नहीं चाहिए। बाजोर, अरे बाजोर ही बाजोर। एक दिन इसमें बुक में बताता हूँ, सतीश चंद्रा की बुक है, बड़ी अच्छी, मिडावल इंडिया के लिए। मिडावल पढ़ानी है भी? अच्छा, एंशिएंट चल रहा है भी। मुगलों के पतन में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अकबर की नीतियों में, औरंगजेब की नीतियों में। औरंगजेब की नीति और औरंगजेब का जो बिहेव बदलने का मेन कारण क्या था? अकबर की नीतियां थी। अकबर की नीतियों से औरंगजेब पूरी तरीके से प्रभावित हुआ था। अकबर की पॉलिसी थी मनसबदारी, मैक्सिमम हिंदू मनसबदार किसके दरबार में थे? औरंगजेब। फिर क्यों हो गया वो विरुद्ध? शुरू में औरंगजेब की पॉलिसी अलग थी, बाद में अलग हो गई। ये भी कारण है। शाहजहां ने तो घास पे कर लगा दिया था, जो घास होती थी। मोनोमेंट में सब ज्यादा पैसा खर्च किया था उसने, मोनोमेंट में। बताना, फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सी ऐसी इमारत है जिस पर हिंदू कला का पूरी तरीके से प्रभाव है? फतेहपुर सीकरी के अंदर कौन सी ऐसी इमारत है जिस पर फुल्ली हिंदू कला का इफेक्ट है? पंचमहल। पंचमहल। और फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे बड़ा महल कौन सा था? जोधा पैलेस। कौन सा था? जोधा पैलेस। अ ड्रीम इन रोमांस किसे कहा गया है? अ ड्रीम इन रोमांस, अ ड्रीम इन मार्बल। मुगलों के द्वारा बनवाया गया अंतिम किला कौन सा है? द लास्ट फोर्ट मेड बाय द मुगल्स। मुगलों के द्वारा बनवाया गया अंतिम किला कौन सा है? मुगलों के द्वारा बनवाया गया अंतिम किला, अरे दिल्ली का लाल किला। उसके बाद कुछ बना ही नहीं है। दिल्ली का लाल किला ही तो है, बताया ना? ये उसने तो बनवाया था शाहजहां ने, 1500 कुछ में बनवाया।
औरंगजेब ने कोई किला नहीं बनवाया, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी उसने, किला नहीं बनवाया कोई भी। और औरंगाबाद का किला नहीं है वो ताजमहल की भुवन नकल है वो, किला थोड़ी है यार, किला अलग चीज है, किला अलग हो गया, वो तो मकबरा है, कब्र के ऊपर जो बना वो मकबरा। किले किले तो समझते हो, किले और महल में क्या अंतर है? महल जो है वो किले के अंदर है, कैंपस। तभी तो राजा युद्ध के समय कहां से जाता था? किले में। और बताओ सबसे बड़ा किला किसका है? नहीं, आमिर का नहीं। अरे फेमस है, खूब नाम सुना तुमने, चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा किला। सही से पढ़ो, क्वेश्चन हार्ड नहीं है और कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं हुआ कोई दिक्कत, एकदम परेशान मत हुआ करो। अगर मान लिया मुझे टेस्ट में एक भी प्रश्न नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉजिटिव अप्रोच। क्या मैंने 30 क्वेश्चन सीखे, ये पॉजिटिव अप्रोच है। अब मैं पढ़ के आया हूं, घर से स्टडी करके आया, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मुझे 30 क्वेश्चन नहीं आया। इसका वैल्यू कितना होगा? जब आप एग्जाम दोगे ना तो उसमें दे रखा पहला, दूसरा, तीसरा, तो बोला ये तो मैंने पढ़ा था। ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही मिले, इससे मैच करके क्वेश्चन मिल सकता है। तब आपका नॉलेज बढ़ रही है, वो है ना ये धन इकट्ठा हो रहा है। नॉलेज क्या हो रही है? इकट्ठी हो रही है, इसे इकट्ठी करते रहो। 30 क्वेश्चन पढ़े थे, अब इन क्वेश्चन से यही नहीं और बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। एग्जामिनर जरूरी है बिल्कुल, हाँ ऐसा भी आ सकता है, वो मेरा लग है। कई बार ऐसा ही होता है कि मैं जो पढ़ के गया वही मुझे मिल गया, ये लग है। और कई बार ऐसा होता है मैं 80% पढ़ के गया और मुझे केवल 20% मिला, और कोई 30% पढ़ के गया और उसका सारा ये लग है, बाकी लग है। या आपकी मीटिंग का पेपर थोड़ा इजी था, दूसरे वाले क्या गया हार्ड आ गया, या आपको हार्ड वाले में, लेकिन यूपीएससी में तो एक दिन रहता है, यहाँ वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए जब आप टेस्ट देना आया करो ना, तो अब ऐसे नहीं कि इसने बोला पढ़ाई बंद कर दो, बोला हम नहीं पढ़ रहे। सर ने कहा बोला ये नकारात्मक पक्ष है, पढ़ के नहीं आए बिल्कुल। बोला सर ने बोला 30 क्वेश्चन सीख लिया, 30 क्वेश्चन नहीं मिले, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग आया करो। ठीक है, और एक थोड़ा पढ़ के आया करो, पढ़ने से थोड़ा सा फायदा है। ठीक है, आप लोगों को चीजों को बहुत इजी ले रहे हो, इजी मतलब जो जिसको तुम जैसा लोगे ना वो तुम्हें ऐसा ही लेगा। इजी मतलब ये युद्ध से पहले की तैयारी है। पता ना स्टूडेंट, मैंने बताया ना स्टूडेंट मात्र कल्पना में खोआ होता है। 90% स्टूडेंट जो है कल्पना में। तो देखो यूपीएससी के कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म भरती है ना वो भीड़ है वो, उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो कंपटीशन है वो मात्र 10,000 के बीच है बस, और किसी के बीच नहीं। क्योंकि वो तो चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाते, बाहर रहते हैं वो, प्री एग्जाम पास ही नहीं है। अब मैं तलवार लेके युद्ध के मैदान के बाहर खूब बोला ये वो दरवाजा बंद। हाँ बिल्कुल भाई, मुझे बहुत अच्छी तलवार चलाई आती, युद्ध का मैदान नहीं मिला, बोला चलाओ खूब। और इस क्लास से जो है, मान मैं प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं तो वो उससे नहीं है कि एग्जाम पास होगा, एग्जाम में होना चाहिए। यहां की तैयारी वहां। अब ऐसा नहीं, कई बार बच्चे बोला यहां तो बता दिया, एग्जाम में बिल्कुल बेकार नहीं। और यहाँ ऐसा नहीं कि जो यहां बता रहा है वो एग्जाम पास का, जो नहीं बता रहा कभी एक फ्रस्ट्रेट मत होना, बोला उसे तो आता, आप भी पढ़ो, ये दिन आप भी बताओगे। तो मेरे कहने का मतलब बी पॉजिटिव रहे, मतलब इस पेपर को देख के एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बताया ना उसने, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का, उसे याद करो घर जाके। बोला आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है एग्जाम में, जो अप्रोच, उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं आने की एग्जाम के। ठीक है, अगर आप एग्जाम के अगेंस्ट चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ज्यादातर बच्चों को, ज्यादातर नहीं मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता आखिर करना क्या है। और सच बात ये है किसी को नहीं पता कि एग्जाम कैसा है, बस सब क्या है अनुमान कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। फाइनल तो उस दिन पता लगता है जब एग्जाम आना है। हाँ तो ऐसी क्या हो जाता है उस दिन 20% पढ़ा हुआ तो खत्म है, ये मान लो आप। जैसे एग्जाम आया ना पेपर सामने खत्म था, बोला है का तो नहीं दिखाई देगा, नहीं है एकदम से
जो है ना वो नहीं, और जो सत्य है उसमें एल वो असत्य है। ठीक, और जो बी और सी है बोला ये दोनों तो दोनों लग रहे हैं। आप भी सही कह रही हैं। ऑल ऑफ दीज भी, हाँ ये भी सही सा लगता है। चलो वापस आते हैं फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार नहीं खत्म हो रहे हमारे तो। चलो ये बताओ स्टेट राइट और इंडिविजुअल राइट में क्या डिफरेंस है। एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, एक प्रश्न आया था यूपीएससी। प्रश्न क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या फंडामेंटल ड्यूटी है? ये इंडिविजुअल राइट में है। ये मैंने पूछा प्रोटेक्शन ऑफ क्या था बेटे, ये एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंडिविजुअल राइट में आता है नहीं आता? व्यक्तिगत नहीं, इंडिविजुअल ड्यूटी, सॉरी इंडिविजुअल ड्यूटी आता है। कहां आता है? डीपीएससी में तो आता है, आर्टिकल 48 में, डीपीएससी में ड्यूटीज में। जितने भी डीपीएससी हैं ये सभी स्टेट की ड्यूटी याद रखना है। डीपीएससी क्या है? स्टेट ड्यूटी, राज्य के कर्तव्य हैं, ना कि व्यक्ति के कर्तव्य। शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गुजरात में, किसे लगाया? बिहार ने लगाया, वो उसका क्या है? ड्यूटी है। हमारे यहां तो नहीं लगा, तो स्टेट लगाए या ना लगाए कोई डिपेंड नहीं। तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट बच गए थे, 25 बच गया था, 25 बच गया था ना। कितने हो गए थे फंडामेंटल राइट बताओ? बताओ कहां तक पढ़े थे फंडामेंटल राइट? डीपीएससी में तो मैं तो इंडिविजुअल ड्यूटी कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल ड्यूटी किस में आती है? फंडामेंटल ड्यूटी में आती है, डीपीएससी में है। डीपीएससी तो किसका है? वो स्टेट ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। मैंने अपनी ड्यूटी पूछी है, स्टेट की नहीं पूछी। मौलिक अधिकार तो किसके? मौलिक अधिकार हमारे खुद के, हम उसके रिगार्डिंग कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। जब मौलिक अधिकार, सुनो तो सही पहले पूरे, मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग में क्या था? जब मौलिक अधिकार बने फिर क्या था? डीपीएससी। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था उस समय कि वो उनको लागू कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार तब जब पैसा होगा। विधवा पेंशन व्यवस्था, सभी को पेंशन देना, ये भी था। काम का अधिकार, मनरेगा, ये बाद में तो आए। तो मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग कहा जा सकते हैं हम? सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट हो गए हमारे। और जो ये ड्यूटी है, ड्यूटी में करूं या ना करूं मेरी मर्जी है। हाँ मेरी मर्जी है। मैं ड्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं? बस मेरी ड्यूटी है, मैं इसे मानूं या ना मानूं, कोई बाध्य नहीं हूं। मौलिक अधिकार बाध्यता है, ड्यूटी की बाध्यता नहीं है। क्या है बाध्यता? हाँ ड्यूटी में, लेकिन बाध्यता थोड़ी है। बाध्यता समझते हो नहीं? जस्टेबल है, ये है, जस्टेबल नहीं है बिल्कुल। हाँ संसद, पार्लियामेंट चाहे तो इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट दे सकती है अगर लो बना। हाँ वो कंडीशन है, बिल्कुल वो तो आप उससे गलत कर रहे हो। आप तिरंगा झंडा लगा हो, आप चले गए आराम से निकल कर, आ रहे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अब जबरदस्ती आप किसी के सर पत्थर मारते हैं, ये भी तो गलत है। वो तो हम फ्लैग को क्या फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। अब मान लें सरकारी संस्थान यूनिवर्सिटी आपके पत्थर मार रहे हैं, इसमें ऐसा थोड़ी है कि आप जब सफाई नहीं कर सकते तो आप गंदगी भी नहीं फैलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम जा रहे हैं, मैं पेड़ को जो पेड़ है पानी दे रहा हूँ रोड के सारे, मैं काट भी तो नहीं रहा हूँ, अब जा रहा हूँ। अब हम यहाँ से घर जाते हैं, ऐसा बोला रुका
एक बोतल पानी इस पेड़ को दिया, इस पेड़ को दिया, बोला मेरा क्या है ड्यूटी। हाँ अगर चाहे तो, बिल्कुल हाँ अगर चाहे तो, लेकिन अभी सर कोई लॉ नहीं बना संविधान से। अब देखा नहीं राइट, ये जो था राइट टू एजुकेशन कहां से कहां ले गए, कहां ले गए थे 21A में 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बिल्कुल नहीं, पनिशमेंट समझे नहीं आपने क्या कहना चाहा। जब तिरंगा झंडा लगा हुआ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अगर कोई इसे फाड़ा काटेगा तो दंड देना ही पड़ेगा, जनरली थोड़ी है, जनरली बात नहीं, मौलिक अधिकार की गाड़ी में ऐसा है, फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मैं तुम्हारा क्या हूं, अब मान लिया मैं अपने घर पर तिरंगा नहीं फहरा रहा, तो जबरदस्ती थोड़ी है, या तुम तिरंगा फहराओ भाई मेरी मर्जी तो नहीं है, और दूसरा बार लगा रहा है, बोला फहराओ कोई दिक्कत नहीं, तो मैं तो नहीं लगा रहा तिरंगा, या क्या 15 अगस्त को सभी लोग तिरंगा लगाते हैं, मर्जी है ना, या कोई बाध्यता है नहीं, बात ठीक है। तो स्टेट ड्यूटी किस में आती है, डीपीएस में आती है। शायद हमारे मौलिक अधिकार 20 तक हो गए थे, मुझे याद है। नहीं वो बताया था पहले मौलिक अधिकार में 21 बता दिया था, ऐसी बता दो या लिखवाऊं, ऐसी बता दो ना। देखो सारे वैसे ये सभी में एक से में थोड़ा बता दो। देखो 20 में क्या था, 20 में आते किसी व्यक्ति ने भी कोई क्राइम करा है, उस क्राइम की उसे सजा अभी के कानून के अंतर्गत दी जाएगी, जो कानून अब चल रहा है, एक सजा का प्रावधान है एक बार, और वो व्यक्ति जबरन गवाही देने के लिए बात है नहीं। एक जो एक अपराध में एक सजा है, कोई बंदा एक को मारे जब भी वो जब मारे अरे तुम्हारी अमाल्या किसी झगड़ा हो और तुम्हें 7 साल की सजा दी गई, एक मुकदमा था तुमने, तो इस 7 साल में ऐसा नहीं बोला 2 साल तो तुम अब आ जाओ और 5 साल जब तुम्हारा बुढ़ापा तब आ जाना, एक बार सजा 7 साल काटनी। ऐसा नहीं कि 7 साल बाद तुम अब रिहा हो गए फिर वापस पहुंचे पुलिस वाले। अब यही तो था उसमें डीपीएससी में नहीं है, आर्टिकल 50 में क्या था, कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। बताना ऐसा क्यों था, अगर जुडिशरी को राइट ना मिले, माने पुलिस दरोगा जो है वो अरेस्ट करने का अधिकार है उसे तो मैं बोला हैंड टू बी डेथ, बोला तुम्हें तो आप सजा दे दी मैंने, तो क्या कर दिया, बोला नहीं तुम अपना कार्य करोगे, तुम्हें सिर्फ क्या है गिरफ्तार करके कोर्ट पहुंचाना है, ना कि तुम इसे रास्ते में सजा दे दो। बोले 10 लाख रुपए तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत ज्यादा करप्शन होता, इसलिए कार्यपालिका कर दिया गया न्यायपालिका से अलग। तो आर्टिकल 20 में क्या था, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करा है उसकी सजा उसे वर्तमान कानून के तहत दी जाएगी। नहीं अपराध मतलब जो वही तो गर्म जो अब जो चल रहा वर्तमान समय में जो चल रहा, जब तुमने क्राइम करा तब तो अलग सजा थी, तब तो क्या था आजीवन कारावास, और अब क्या है मौत, सीधे फांसी की सजा। अब देखा नहीं तुमने, देखो कितना अंतर है, बड़े चालाक लोग हैं। देखो बताना आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर मुस्लिम धर्म में कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, बोला ये इसकी सजा है हाथ काट देना। तो वो कहता नहीं आईपीसी की धारा के तहत सजा दो, शरीयत के अकॉर्डिंग मत दो मुझे, ये सिविल कोड है। तो क्रिमिनल तो क्या आईपीसी धारा पूरे भारत में सबके लिए एक है ना, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, तो वो कहता ना बोला आईपीसी, बोला हाथ मत काटो, सजा वैसी थी। और गर्दन काटने का प्रावधान है, किसमें गर्दन काटने का प्रावधान नहीं, यहाँ इसमें शरीयत में गर्दन तो काटी जाएगी। अगर कोई इसके धर्म के अगेंस्ट तो उसकी क्या फांसी नहीं, बोला गर्दन अलग, बोला ना
आईपीसी की धारा पे कम से कम सही से मरेंगे। कानून तो कौन सा चाहिए, ये वाला। और वैसे शरीयत बोला नहीं, इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक, ठीक है, ये था। बिल्कुल, सऊदी अरब का तो वहां तो खतरनाक काम है, वहां तो महिला को पत्थर मार के मार देते हैं सब, ठीक है। अरे अपना देश सही है यहाँ जब भी रहे में तो 20 समझ आया बेटे, तो 20 में कहता है किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कराया उसकी सजा उसे वर्तमान कानून के तहत क्या दी जाएगी, और 1 बार सजा का प्रावधान है। और उस हाँ बिल्कुल वर्तमान में जो अब जो सजा है अपराध के समय, वो तो मैं ये बता रहा था, शरीयत का किसी व्यक्ति ने जो क्राइम करा है उसकी सजा उसे वर्तमान कानून के तहत दी जाएगी। हाँ जो सजा, और उस व्यक्ति को एक बार में क्या, एक अपराध में 1 सजा। अरे यार क्राइम तो कब करा था, 2011 में, और सजा कब हो रही है 2021 में। 2021 के आधार पर है सजा। पहले क्या था, आजीवन कारावास, अब क्या है फांसी। पहले था नहीं, बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास का मतलब दिनों रात जुड़ गया तो वो 12 साल में खत्म होगी। अब तो आजीवन का मतलब क्या, आजीवन। अब चेंज हो गए बहुत सारे, क्लियर। 21 में क्या था, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण मतलब वही एनवायरमेंट, कि कोई व्यक्ति क्या एनवायरमेंट को क्या नहीं करेगा, प्रदूषित नहीं करेगा, क्लियर। या जो हमें क्या है वैक्सीनेशन जो रहता है इसका भी अधिकार। और पर्सनल लिबर्टी में क्या था, एक तो शादी का था, एक एकांतवास, विदेश जाने का अधिकार, खुले में कोई फांसी नहीं होगी, ये सब क्या था हमारा पर्सनल लिबर्टी। नहीं कंडीशन के अकॉर्डिंग है। आप कहीं कुछ मतलब आप पे कुछ एलिगेशन तो नहीं लगा हुआ या कुछ आपने घोटाला कर दिया, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं, उनके साथ मुकदमे रहते हैं, इनके खिलाफ बहुत सारे कान आने के मुकदमे रहते हैं। नहीं ऐसा कैसे परमिशन, मतलब मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक मुख्यमंत्री है ना, उसकी वजह से। भाई मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया गया, कोई दिक्कत नहीं है उसे, मेरा साला जर्मनी है, कोई समस्या नहीं, कोई परमिशन कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। हाँ बेटा, वो बेटे कंडीशन में रेयरिस्ट हो गया ना वो, तो वहां संविधान में संशोधन हो सकता है। जनरली हम कानून की बात करते हैं, वो तो रेयरिस्ट था ना उसमें, तो उसे सजा नहीं दी गई थी। पहले बोला है नाबालिग है, बोला ऐसा फांसी नहीं होगी, तो कानून बदला, बोला बदलो, तब उसमें क्या हुआ, संविधान संशोधन, ठीक है। तो 21 में तो समझ आया, शादी करने का अधिकार भी है उसमें, है ना। जरा सोच समझ कर ना शादी, हाँ अपनी मर्जी से नहीं तो गधे, वो कह रहा अपनी मर्जी से। अगर लड़की भी रेडी है और लड़का भी रेडी है तो शादी करा देंगे, फिर उसमें कोई धर्म जाति कोई बीच में नहीं आने, तो उसमें प्रोटेक्शन देगा ना उसे, कानून क्या दे रहा है उसे, सुरक्षा दे रहा। बोला कराओ शादी, हम देखते हैं कौन दोबारा मना करता है, लेकिन उसके लिए लड़की, हाँ एक कंडीशन और है,
7 साल के अंदर अगर लड़की 7 साल में कभी भी ये कहती है कि जब मैं शादी कर रही थी तो उस समय मैं अपने होश और आवाज में 7 साल घर के कोई नहीं पूछता नहीं। मतलब 7 साल के अंदर 7 साल तक बिल्कुल सही रहो। अगर उसने कह दिया कि ऐसा मतलब मेरा जो मानसिक संतुलन सही नहीं था या मैं इसके प्रभाव में आ गई या मुझे भला कोई बहला फंसा सकता किसी को हो गया। और क्या कहता वो बोला बहला फंसला, दिमाग चेंज कर दिया। तो वो शादी वहीं पर कैंसिल और तुम्हें सजा। बच्चे का तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है बेटे, बहुत सारे असल में क्या कोर्ट किसका फेवर कर रहा है? लड़की का फेवर। हाँ बिल्कुल, आप आवाज उठाओ, प्रोटेस्ट करो, ये जंतर मंतर में पहुंच जाओ तुमसे। और एक व्यक्ति और जोड़ ले लेना, राकेश जी के उसे बहुत है ये प्रोटेस्ट करने का एकदम। बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है बहुत सही है। आज संविधान दिवस, बहुत कभी सही से पढ़ के देखो तो सही। तो लोग असल में हम क्या पढ़ते हैं, बस ऊपर आर्टिकल बोला, देखा ना कितने सारे अधिकार दिए आदमी को। कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कोई हमारे अधिकार नहीं छीन सकता। सबसे बड़ी बात ये तो तुम भी निकाल सकते। ये तो पार्टी है, कोई भी विरोध करने का अधिकार है किसी को भी। यात्रा निकालो दी है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा निकाला और उसने नारे लग रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो अब छोड़ो, इसमें क्या कर सकते हैं। तुम भी रैली में हो या रैली से बाहर हो? हाँ भाई अजय, तुम भी रैली वाले हो, रैली से बाहर हो? ये वो हैं जैसी सरकार ऐसे झंडा। 22 में क्या करेंगे? 21 समझ आया? तो आर्टिकल जो 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? थ्री 359 में 359 में 358 में क्या था? आर्टिकल 19 सस्पेंड जो होता है। और आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी आर्टिकल को सस्पेंड करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति। 22 में मैंने बताया था दो लोग हैं। 22 में एक तो अपराध के बाद, ये बताया था नहीं? क्या मारते तो रखवा लिया करो तुम। ये क्या करते? आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी का आदेश। एक अपराध के बाद, अपराध के बाद का मतलब किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम करा है तो पहली कंडीशन क्या थी? वारंट। वो लेकर जाएगा ना वारंट, बोला आपने ये मुकदमा है आपके खिलाफ, आपको अरेस्ट करने के लिए। तो वही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसे क्या बताना पड़ेगा? कारण बताना होगा। ठीक है? हाँ वही आप मतलब वारंट का मतलब यही है मुकदमा दर्ज, वारंट निकला है आपका गिरफ्तार करने के लिए। अभी देखो बेटा, सेकंड, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, लाने और ले जाने का समय छोड़। और तीसरा, उस व्यक्ति को अपनी मर्जी से कोई भी वकील करने का अधिकार। तीनों कंडीशन गिरफ्तारी के बाद। ठीक है? एक तो क्या था? उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। ये किताबी भाषा, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले उसे अरेस्ट किस मामले में उसे गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वाला कहता है बोला आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, आ रहे हो या मैं आ जाऊं? तो जैसे ही फोन आया तुरंत बोला हम ही आ रहे हैं। तो
तुम मत आओ यहाँ। वो तो जीत लेके आता है ना। वो पुलिस का सबसे पहला काम क्या होता है? व्यक्ति का मनोबल तोड़ना, सबसे पहला काम। देखा नहीं, एक सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करेगा तो वो पूरे रास्ते तुम्हें ऐसा कर देगा कि जाते एकदम फांसी, एकदम से वो बिल्कुल बोला, जैसे ही तुम थाने पहुंचे जज बैठा हुआ एकदम कलम तोड़ दी, बोला फांसी की सजा है। तो उसका मेन मोटिव क्या? बोला मनोबल तोड़ दो एकदम से। बिल्कुल यही सिखाते हैं, सबसे पहले क्या करो? मनोबल तोड़ो व्यक्ति का, ताकि वो दोबारा अपराध न करे, डरे हो जाए। और दूसरा क्या करते? अपराध से पहले, अपराध से पहले मतलब रोलेट एक्ट, अपराध से पहले किसी व्यक्ति से अगर कोई एरिया पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है तो उस व्यक्ति को पहले से क्या कर लेंगे? अरेस्ट कर। ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। और इसमें इस व्यक्ति को 3 महीने के लिए कैद मिलेगी, शुरुआती दौर। मतलब किसी व्यक्ति को बीच में से जा रहा है कोई, हालांकि हम तो आम आदमी, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूं, चंद्रशेखर, सुना? भीम आर्मी। अब वो कहां जा रहा है? हाथरस हत्याकांड में जा रहा है, जब वो उस लड़की को जला दिया। अब उसे पहले क्या करा? अरेस्ट कर, क्योंकि वहां जाकर वो क्या एक भड़काऊ भाषण है जिससे क्या होता है? विद्रोह की स्थिति हो जाए। तो उसे क्या कर लिया? गिरफ्तार। बेस्ट एग्जांपल हो आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जो नेता थे, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और एक आतंकवादी था पूरा उनके साथ, वो नाम भूल गया उसका, वो तो पूरा आतंकवादी था, क्या नाम था? गिलानी। नहीं, वो तो फुल्ली टेररिस्ट था एकदम। हाँ वही तो बता रहा हूं बेटा। हाँ नहीं, अब एक सेकंड, क्या हो गया? तुम क्यों लड़ रहे हो? कौन सा तेरे लोग? हाँ नहीं, बिल्कुल कंडीशन तो वो कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति को, वो भी तो है, मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 तो कर दिया, क्यों कर दिया? बोला नेशनल इमरजेंसी के समय करा। बोला 20 और 21 को छोड़कर क्या कर रहे हो? सभी आर्टिकल क्या कर रहे हो? सस्पेंड, लेकिन कुछ समय के लिए। तो वो कह रहा है कि ताकि माहौल ना बिगड़े, इसलिए क्या कर लिया? इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया, नजर बंद। और इनके घर वाले हैवियस कोर्ट में डालो तो भी वो तो सारे बंद है, तो सभी के लिए नहीं ऐसा। बोला ऐसे ही अमिताभ बच्चन को पकड़ लिया, अब डाले हैवियस कॉर्पस नहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, तो ये एरिया है टू डिसाइड वहां। तो अपराध करने से पहले क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते। लेकिन एक आम आदमी के लिए है, कानून में थोड़े से जो संविधान में कुछ अपवाद भी तो है चीज के। अब यहाँ पर हैवियस कॉर्पस मान लिया, महबूबा मुफ्ती को क्या कर लिया? अरेस्ट कर दिया, और फिर घर वाले क्या डाले? हैवियस कॉर्पस डालेगा। तो शुरू में तो कितने, अब एक कंडीशन हो रहा है प्रीवेंटिव डिटेंशन में कितने? शुरू में तो 3 महीने के लिए, अब एडवाइजरी कमेटी की होगी 3 महीने से ज्यादा। नजरबंद का मतलब एक कमरे में बंद, ना टीवी ना फोन, किसी और आदमी से बातचीत नहीं, सिर्फ अकेला आइसोलेशन। अब पता नहीं उसे कहां भेजा। हाँ वो गिरफ्तारी के बाद बोला मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्ट्रिक्ट मान्य नहीं। इधर बेटे किसमें? 23 ये क्या थी हमारी? राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में क्या था? 22 19 20 21 और 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, एक फोर्स लेबर, बलात्संग, ये कोई नहीं करा सकता। मानव ट्रैफिक मतलब मनुष्य को ना कोई खरीद सकता है, ना कोई उसे बेच सकता है। दुर्व्यवहार वो भी इसी में आता, दास था वो भी इसी में आता। बलात्संग मतलब जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करा सकता। बेगारी बगैर पगार के किसी कोई काम नहीं। हाँ अगर राष्ट्र की कोई बात है, अगर किसकी बात है?
राजहित की कोई बात है तो उसमें कार्य कर। 24 में क्या था? चाइल्ड लेबर, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी हैवी टेस्टिंग में वर्क करने नहीं दिया। 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की, बस धर्म बदलने की नहीं है, प्रचार। बिल्कुल। बकरा ईद के अवसर पर कोई गाय नहीं काटी जाएगी किस आर्टिकल में? हिंदू महिला को सिंदूर लगाने का अधिकार, मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने का अधिकार। ये 25 तो है, क्या है? 25 क्लास से अंदर होगा, कक्षा के अंदर, बाहर में मतलब मैं और क्या करूं? नहीं लीगल नहीं है वो, तो कंडीशन है। बोला मैं अपना मूड हटो से हजाब के बिल्कुल, तो ये उसकी लीगल प्रैक्टिस है। नहीं उसे सरकार ने वो दिया बकायदा है। हिजाब तो वो क्लास के अंदर कर्नाटक वाला केस बता रहे हो, जो कर्नाटक हुआ था, ठीक है, कर्नाटक हाई कोर्ट का। तो हिजाब पहनने का मतलब पहनने से मुस्लिम महिला को मना थोड़ी। हाँ नहीं, वो हिजाब मतलब तो नाम दे दिया, बुर्का पहनने का अधिकार, दुपट्टा हमारे नहीं हिंदू धर्म में, दुपट्टा लगा, बड़े बड़े चश्मा लगा के से ये भी तो क्या है? हिजाब सही है। पता है व्यक्ति कौन है इसमें? पता लगता है क्या? बताओ। और तुम्हारी भाभी स्कूटर पे स्कूटी पर आराम से निकल गई, चश्मा तो लगा रखा था और एकदम से दुपट्टा मत कर पता नहीं कौन थी, हाय मैंने तो पता नहीं, वो तो स्कूटी से पता लगा स्कूटी तो हमारी है। तो वो तो पता ही लगता आज में है, कोई बताओ। नहीं नहीं वो तो लग जाता अगर बालिया किसी और के स्कूटी पर हो, किसी और के साथ नहीं पता लगने में। इसके बाद का जो वो है वो सब मुझे पता है। अब ये भी तो है जो बात मुझे छिपाने की मुझसे छिपा सकता हूँ, ये मेरी राइट टू प्राइवेसी। तो धर्म बदलने की बात नहीं की कभी कहीं पर। सर गाय वाला आर्टिकल 35 नहीं काटेगा। बिहार में कहाँ कटिएगा? पवित्र मानते ना गाय, ये हाँ बोले नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन वहां की सरकार अब बोले ना स्टेट के राइट आ गए हो। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को क्या लेने जाए उसमें? अरे कोई राज्य क्या लगा रहा है? शराब पर प्रतिबंध लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा, तो वो 25 को मानना है, नहीं मानना तो खाली ईद के दिन नहीं काट सकता, बाकी काट सकता। नहीं उसने क्या बोला? इस पवित्र अवसर पर भी नहीं काट सकते। वैसे तो हमारे यहाँ तो है ही, सोचना मत, वरना रासू का लगाया योगी रासू, ठीक है रासू का है ना वो कौन सा था वो राष्ट्रीय सुरक्षा, उसमें क्या कहते हैं इंग्लिश में? जैसे डॉक्टर को बनाना नहीं एक आपस का एक रासू का एक कोटा से हटा दिया। नासा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासू का ये 1980 में शुरू हुआ। डॉक्टरों के अगर डॉक्टर के साथ क्या कर रहे हैं आप मारपीट कर रहे हैं या किसी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं, तुरंत पकड़ते हैं और लग दे देते हैं। ठीक है, इसमें भी ये कंडीशन आ सकती है। व्यक्ति का मुरादाबाद में जो पत्थर मारे थे उससे डॉक्टरों के ऊपर और कोई पकड़ा था, उनको सब क्या लगाई थी रासू।
बिल्कुल हाँ, कंडीशन दे रही कंडीशन जैसे बोलेंगे अब उसका था वो कहाँ लगाया था पहले अरुणाचल प्रदेश मार सकते की बात, मतलब आप किसी को वहां गोली मार सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और फिर बाद में कहा गया था ये कश्मीर 21 हो गया, 22 25 में थे, 25 समझ आया। 26 में क्या था, कोई भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। हाँ 25 एक इंडिविजुअल राइट है और 26 एक सामूहिक सामूहिकता की बात करता है। किसी भी मैं धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता हूं, उससे क्या कर सकता हूं, पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन बाकायदा चैरिटी उसका मैं यूज कर सकता हूं किसमें, एज ए चैरिटी। 27 में जो धार्मिक कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा किया है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैं उससे कोई टैक्स नहीं। 28 में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा स्थापित किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी। 27 में जो भी मैंने पैसा इकट्ठा करा है धार्मिक कार्यों से उस पर टैक्स नहीं दिया। मैंने एक शिरडी साईं बाबा किस पे चैरिटी, वो जो पैसा इकट्ठा होता था उसका जो लोग दान पात्र में डालते थे, दान पात्र में जो पैसा नहीं, धार्मिक कार्यों से प्राप्त जो है या धार्मिक कार्यों के लिए जो भी पैसा दोनों है, वो तो बेचना पर्टिकुलर मेरी मर्जी। अब सुनो, अब मौलिक अधिकार में, अब होटल क्लार्क में एक अंडे की कीमत 138 रुपये थी, मैं एग्जाम चंडीगढ़ में एक केला एक होटल वाले ने 530 रुपए का दिया, मुकदमा चला था सुबह में। हाँ अरे रुको तो सही, वो 7 स्टार होटल है, तो उसने कहा इस केले की जो प्राइस है वो होटल एसोसिएशन डिसाइड करती है, ना कि मार्केट रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, अब आप मौलिक अधिकारों के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहे, बोला अंडा 5 रुपए का था, ऊपर का 10 का हो गया, 12 का हो गया, 18% जीएसटी लगा ले, 28 लगा ले, ब्रेकिंग 138 रुपए कैसे होगा, क्या करोगे? किसमें नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसने बोला 138, हमने खूब बहस करी उससे, मैंने कि तू दिया, हाँ मैंने कहा तू जीएसटी, वो बोला जीएसटी, मैंने कहा तू कुछ भी लगाया, भी बोला सर इसका जो प्राइस है वो होटल एसोसिएशन डिसाइड करती है, ना कि मैं करता, प्राइस मेरी मर्जी है। अब 5 स्टार होटल नहीं है, 7 स्टार होटल है, इतने महंगे, अब 20,000, अब 3 लाख रुपए का रूम कैसे, बोला रूम ही तो है, कमरा ही है वो, अब उसमें नहीं है, वहां जयपुर में राजमहल 24 लाख रुपए, 6 लाख रुपए का शायद रूम है उसका, 6 लाख रुपए का, यहाँ तो घर ले लेंगे 6 लाख का, बिल्कुल। हाँ अब वो एमआरपी बोला, एमआरपी कितने बोला, ये तो डिसाइड करा। हाँ अब वो इधर, अब इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते आप, इकोनॉमिक्स में जो बाजार है, परफेक्ट कंपटीशन जो है, बेचने वाले बहुत सारे, खरीदने वाले बहुत सारे, अब वो कहता है कि मेरे महंगा बेच, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन है, इकोनॉमिक्स का एग्जांपल बताता हूं। परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है बाजार में बेचने वाले बहुत सारे और खरीदने वाले बहुत सारे। दूध की कीमत अब कितनी चल रही है, 70 रुपए, 60 और 70 के बीच 65 रुपए बढ़ी, ठीक है। अब एक बैठा पीछे, इसकी दूध की डेयरी बोला 150 रुपए किलो दूध बेचूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके 150 रुपए किलो बेचने पर उस बाजार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तुम्हारा 150, तुमसे कोई खरीद नहीं आना। अब बोला एक सेकंड, तुम 150 रुपए किलो बेच रहे हो, बोला दूध मेरा है, इसमें क्या, बोला दुनिया भर की, बोला ये ऑर्गेनिक दूध है, इसमें प्रोटीन है, ये है दुनिया, बोला कुछ ही बता रहे, एक दो आदमी फंसेगा। अब एक अजय भी डेयरी वाला, अजय खरीद नहीं, अजय क्या है, एक कस्टमर है।
अरे जाता बोला एक नॉर्मल आने का बोला 20 रुपए किलो दूध देगा, निकलो चल बात। तो अजय के सस्ता खरीदने से और उससे महंगे बेचने से उस बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 128 रुपए का अंडा बोला मैंने तुमसे कहा नहीं आप इस होटल में आओ जाओ। नहीं तो किसी को था ठीक है बढ़िया मैं बैठ जाता हूँ। किसकी बात? नहीं जो टैक्स था वो टैक्स की तो बात करें जो धन के द्वारा। अब सुनो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली का, तो उसमें दान बात नहीं है, तो उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया है उसमें कोई टैक्स नहीं लेगा। अरे बड़े चालाक लोग हैं, तुम देखा नहीं जब ये कांवड़ चलती है लोग फ्री में कैसे दिला रहे हैं, ये टैक्स ही तो बचा रहे हैं। वो कह रहा धार्मिक कार्य में क्या है पैसा खर्च कर दिया। और तो एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ मेरा। कंकड़ खड़े में एक शिरडी साईं मंदिर है, उस मंदिर में वो लड्डू बाहर से लेके आओ, मतलब अंदर से वहीं से खरीदो, बाहर से वो प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करते। अब वहां जाकर प्रोटेस्ट करो नेक्स्ट थर्सडे में, ठीक है? फिर अभी क्या आ गया तुम तो मना कर जाओ कंज्यूमर कोर्ट में कौन जाना चाहता है? बोला काम हाँ जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ केस बोलिए दादा, एक बाटा वाले करेगा रेफर के ऊपर भूगत माहौल चंडीगढ़ में वो भी जीता था और ये भी जीता। बस मैं फ्री हूँ बोला होटल वाले पे वो सील लगवा दी, ठीक है? फिर होटल वाले बहुत मक्कार बीच में क्या करेगा कॉम्प्रोमाइज, जो वकील है ब्रोकर भी तो होते हैं, बोला सेटलमेंट, ठीक है? तो 26 धार्मिक कार्य के लिए जो भी धन है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगे। अब अक्षरधाम मंदिर नहीं है, अब हाँ वो कहता है कि हाँ मैं एंट्री फीस कुछ ले सकता हूँ, वहाँ एंट्री फीस है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने अपने घर के अंदर एक मंदिर बनाया और बोला आओ दान चढ़ाओ, और आपने किराया उसका वो लिया टैक्स, बोला आओ मंदिर के दर्शन 250 रुपए में एक बार, क्योंकि शिव जी भगवान अलग नहीं, वो नहीं है, उसमें कोई तुम्हारी एफआईआर दर्ज कर देगा। बोला देखो हाँ आप बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर एक सामूहिक जगह पे एक मंदिर बना रहे हैं और उस मंदिर की देख रेख के लिए क्या है पैसा नहीं नहीं इंडिविजुअल कहाँ बताओ कोई नहीं। आप मैंने बनाओगे आप उसके लिए फीस एंट्री फीस रखोगे, क्यों रख रहे? जब ग्रुप वाले इंडिविजुअल वाला क्यों नहीं ले सकता? क्या नहीं धर्म के नाम ऐसा है अरे मंदिर की बात ले धार्मिक बात ले ली तो अपनी वोट शुरू कर मैंने अपनी एक दुकान खोली तो पैसा नहीं कमाऊंगा उससे। चैरिटी के लिए पैसा जो है उसकी बात है, चैरिटी है, ठीक है? अब चैरिटी जो है माने मंदिर का जो पैसा आया, अब तुमने देखा नहीं दुनिया भर का पैसा आता है तिरुपति बालाजी के, कितना पैसा आता है? सरकार वो ट्रस्ट का पैसा, ट्रस्टी है वो, उनका पैसा ट्रस्टी का, सरकार को थोड़ी है वो, ट्रस्ट है मंदिर, रजिस्टर्ड है मंदिर वो ट्रस्ट। हाँ अब ऐसा नहीं है कि उसने क्या करा एक पंडित जी आए बोला मेरा पैसा ना, ट्रस्ट का पैसा नहीं, बिल बात से भी नहीं होता बेटे, बिल्कुल रिपोर्ट रहता है, सब कुछ सब पैसा गिना जाता है। जो बैंक वाले ना आधे पीएनबी जो है उधर वो सब उसी चलता है, वो ये बैंक वाला करेक्ट हो जाए बोला पैसा नहीं है वो दे रहा, बोला कोई दिक्कत नहीं, तेरा एनपी कितना ही सही हम ठीक कर देंगे, तभी तो बैंक उन्हें बुलाता है एकदम से सम्मान देता है बढ़िया से। और वो पैसा पता कहाँ खर्च होता है आपको तो पता नहीं, आपको गुरुद्वारा का पता होगा, लंगर में लंगर चलते हैं हमारे यहाँ भी दो में खूब सारे मंदिरों में, दुनिया भर की एनजीओ है जहाँ पैसा जाता है, एजुकेशन के लिए जाता है बहुत सारा पैसा, असल में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है इसे दिखता है। गुरुद्वारे क्या इतने थोड़ी इतने हिंदुओं के मंदिर है दुनिया भर में,
एक एड्रेस है आपको बताता हूँ, ये रहा यहाँ पर मंदिर है कोट द्वार में, सिद्ध बड़ी में। आप कभी जाओ वह भंडारा चलता में, और अगर मैं आज भंडारे के लिए पैसा जमा करूं तो मेरा 5 साल बाद नंबर आएगा, 5 साल बाद। और खाना देसी घी में, बताओ किसी गुरुद्वारा में मिलता देसी घी? मैं तो कई साल देखा पहली दिन वो तो रोटी ऐसे फैला के बोला ऐसे, ये है रोटी ऐसे गुरुद्वारा। हाँ बिल्कुल, वो नहीं होगा सदा तो नहीं, मैं किसी धर्म की बुला रही हूँ तो ये क्या है? ये है, ये है, ये पानी पीना, ये तो दो ये रोटी हमारे मंदिर में कितने मंदिरों का बता आपको? साउथ में जाकर कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और कितनी सारी व्यवस्था है, जनसंख्या ज्यादा है। अब एक घर में 20 बच्चे हैं और एक घर में 2 बच्चे हैं, और उन 20 बच्चों का पिताजी खूब पैसा कमाता है, तब भी दिक्कत आती है। और जिसके 2 बच्चे हैं, चाहे वो कम पैसा कमाता है, बोला 2 ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। पॉपुलेशन देखो ना, यहाँ तो ढेर है, वो 2 के डंडे मारे 3 बाहर निकल गए, फिर उन्हें घेरा कोई मार निकल। सेवा हमारे यहाँ भी कम नहीं है। मंदिर अगर ऐसी बात है तो सारे मंदिरों को ट्रस्ट का पैसा कहाँ जा रहा है? आप देखो आरटीआई डालो, पता लग जाएगा। आप देखो तो सही, रिलीजन मैं भी कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तो पॉजिटिविटी बता रहा हूँ। नहीं मेरा ऐसे कि मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, मुसलमान नहीं, अंतर की बात मुझे अच्छा लगता, कोई दिक्कत नहीं। गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद भी भोग खाए तो जाओ मस्जिद, ठीक है, और चर्च भी जाते हैं। नहीं अब तो बस वो वापस चले जी, जबी अभी वापस अगले दिन वापस चले उसमें जहाँ मस्जिद में कोई लड़की एंट्री करेगी वहाँ असल में जो रास्ता है ना वो जहाँ मस्जिद से रास्ता, वो आम रास्ता है, वहां से मस्जिद के अंदर से निकल के जाते हैं जो पूरा बाजार, इसलिए बैन किया गया था। तो उसने दिया था, बोल भी नहीं बोला, हमारा रीजन ये नहीं था। फिर वापस ले लिया उन्होंने, तो उसका ज्यादा विरोध हुआ एकदम से, तुरंत क्या करा? अब देखो धर्म में पता नहीं, हमारे धर्म में तो ये किसी के श्रद्धालु की तरफ बाल एकदम छोटे 3 साल का बच्चा फेंक के बाद गांधी जी, ये कोई धर्म है? धर्म ऐसा कहता है, मानना चाहिए, आस्था हो, अंधभक्ति, सब में धर्म बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कट्टरपंथी थोड़ी बोला खाते हैं सबसे ऊपर पार्टी का पार्ट होता है, कांग्रेस या बीजेपी है अपना उसमें लिखा होता है कई पॉइंट्स में अज्ञात सोर्सेस, उस पर आरटीआई का नहीं कोई नहीं, मैं देखा उसका आरटीआई क्यों डालते हैं? हाँ वो कई बार हुआ आरटीआई कहां से आया पैसा, बोला कोई देगा, बोला गिफ्ट में दे दो, नहीं कोई जवाब दिया, इतना पैसा बोला ले गया तो जाटी फंड में आ रहा है, कितने हाथ दे दो, कोई पीएम मेरे फंडी था, उसने कितना पैसा आया, मोदी जी ने मना कर दिया, बोला कोई आरटीआई नहीं, बोला मुझे सीबीआई वाला काम, पिंजरे में बंद तोता, बोला तू बोल खूब, लेकिन तुझे अधिकार नहीं। 29 हो गया था बेटे, नहीं 27, 28 में क्या था? राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती। ये मेरे समझ नहीं आया, ये बताओ क्या? राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धर्म संबंधी शिक्षा नहीं दी जाती। पहले बताओ धर्म संबंधी शिक्षा है क्या? सर शिक्षा धर्म से कभी अलग हुई नहीं, इस्लाम की शिक्षा है या इस्लामिक शिक्षा में क्या हो? सर ये कानून सिखा रहे हैं उसमें। सर शिक्षा धर्म से अलग कब हुई है? नहीं आ सबक समझते हो, सबक जो सीखते हैं कैसे सीखते हो?
स्कूल में है ऐसा? कोई अगर स्कूल है और उसमें सुजलाम सतलाम गाया जाना, उसका मतलब धर्म का विचार नहीं है। कोई स्कूल है अगर इंग्लिश में प्रेयर हो रही है तो उसने क्रिश्चियन को अडॉप्ट नहीं कर लिया, और कोई अगर उर्दू में कोई गा रहा है या कोई भी, तो उसमें धर्म, ये धर्म संबंधी शिक्षा नहीं है, ये तो लैंग्वेज। धर्म मतलब धर्म के बारे। धर्म क्या है? कहते हैं धर्म क्या है? धर्म सर्वोपरि। सर्वोपरि क्या है? धर्म। लेकिन कहीं पर क्या कहा गया? धर्म सर्वोपरि नहीं है क्या? इंसानियत सर्वोपरि। सबसे पहले क्या? इंसान। तो धर्म संबंधी मतलब पूरे धर्म के बारे में। धर्म क्या था, धर्म के आगे क्या चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदू थोड़ी बोला मंदिर जाने का अधिकार है, मैं तो नहीं गया, कहीं नहीं है। लेकिन इस्लाम में है क्या? नमाज पढ़ने का अधिकार, वो सही मानते हैं। गुरुद्वारा में सिख जाना, क्या हमारे यहाँ हिंदू बता ऐसी बात है? क्या आप मंदिर जाओ, कभी चले गए कब? जन्माष्टमी, वो भी इतनी भीड़ में नहीं, और कोई आसपास कभी नहीं आए। या सावन के सोमवार में बोला ये पवित्र महीना, अरे वाह क्या बात, ठीक है। और देखो कितने पंडित चालाक थे। पंडित बोला डे डिवाइड कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे। बोला ये कौन? शिव भगवान, ये हनुमान, ये बुद्ध भगवान, ये शनि। बृहस्पति कौन? बोला है पैसे का। अरे तुम्हें कैसे पता है? बोला मंदिर हर दिन कोई ना कोई आएगा। बोला आज क्या? सोमवार है, आज मंगलवार, और लोग जल्दी लग रहे। बोला किसका व्रत है? सोमवार। आज किसका है? मंगलवार। शुक्रवार का भी शुरू हो गया। तो ये कलयुग में इसका असिस्टेंटों की पूजा हुई थी सब। एक नए बाबा और आए, साईं बाबा, ये भी असिस्टेंट थे, इनकी पूजा हुई। मेन बाबा सब छोड़ दिए। हाँ है कहाँ ये? हाँ भगवान जो तो एक व्यक्ति महापुरुष है, और महापुरुष क्या बता दिया? देवता बना के पूछ गए। बृहस्पतिवार में मंदिर जाना लोग भीड़ लगी रहती है, शुक्रवार में साईं बाबा मना कर देगा दर्शन के लिए। बताओ मना कर देगा? बोला आज मैं दर्शन नहीं दूंगा। हाँ बिल्कुल चले जाओ, देर करो। 28 को बता दिया था, 29 को बताया था कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो किसको है? किसको? जो सिर्फ भारतीय नागरिकों में है। 15, 16, 19, 29 और 30। इसमें क्या था? 29 में अल्पसंख्यक जनसंख्या माइनॉरिटी अपना रिलीजन, अपनी स्क्रिप्ट, उसे क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट। और 30 में क्या था? कोई भी माइनॉरिटी, कौन माइनॉरिटी? हिंदू या मुस्लिम? कोई भी माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, और सरकार उसे क्या देगी? धन देगी। 31 को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी डिविडेंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, क्या बता दिया से? लीगल राइट, आर्टिकल 380। 32 बता दिया था उसने। 5 निकाल दी क्या है? रिटेल। पहली कौन सी थी? क्यू वारंट। क्यू वारंट में क्या देते थे? किसी व्यक्ति को बगैर एफआईआर दर्ज कर लिया, अरेस्ट कर लिया, तो उसके घर वाले हैबियस कॉर्पस डाल सकते हैं। लेकिन किसमें डाल सकते हैं? अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा है, कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, तो उस पर हैबियस कॉर्पस नहीं हो, या किसी को क्या दी गई हो? सजा दी गई, या कोई एफआईआर दर्ज के द्वारा क्या हुआ? अरेस्ट हुआ। परमादेश, मैंडेमस, आदेश देना। आप अपने कर्तव्य को सही तरीके से पालन क्यों नहीं करते? ठीक है, आप अपना कार्य सही ढंग से क्यों नहीं करते? तो ये डीएम पे जा सकते हैं? बिल्कुल किसी के। तीसरा प्रोविजन, जब केस का चल रहा हो, प्रोसेसिंग हो, उसकी प्रक्रिया चल, डिसीजन नहीं। सेरिमनी में क्या था? डिसीजन क्या है उसमें? आ गया हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट के डिसीजन क्या कर सकता है? री एग्जाम। क्यों वारंट? उसे कोई भी डाल सकता है।
आप किस हक से इस पद पर क्या करें, कार्य करें, जबकि आप इस पद के लायक नहीं। तो विक्टिम कौन से डाल सकता है, पीड़ित पहले वाले या लास्ट वाले, पहले वाले को छोड़, हैबियस कॉर्पस को विक्टिम नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं तो जेल में था। और कौन सी जुडिशियल है, दो है, कौन कौन सी, प्रोविजन और कौन सा, सेलिंग। अब एक उसने प्रश्न पूछा, डू द जॉब, टू डू द जॉब, ये किस यूनिट में, और ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द बॉडी, ये हैबियस कॉर्पस। और ये क्या मेंटेनेंस था, टू डू द जॉब, अपना जॉब क्या करें सही से। तो ये 5 टारगेट है। और किसको पोस्टमार्टम कहा गया था, कौन सा था, सेरेमोनी में तो था बेटे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकती है उसकी, री एग्जाम। 33 में क्या था, मौलिक अधिकार क्या कर दिया, लिमिट कर दी गई, कुछ फंडामेंटल राइट क्या कर देते उनकी सीमित कर दिए थे। 34 में क्या था, मार्शल लॉ। और 35 में क्या था कि पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को प्रभावी लाने के लिए क्या कानून बना सकती है। ये 35 क्लियर। अब आते क्या हमारे डायरेक्टिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, राज्य के नीति निर्देशक। क्लियर, मौलिक अधिकार समझ आए, हालांकि काफी दिन से चल रहा है तो क्लास से नहीं आती। ठीक है, ज्यादा बेटे हमारे फंडामेंटल, सॉरी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस व्यक्ति ने ये कहा था कि मौलिक अधिकारों को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, मौलिक अधिकार को 2 पार्ट में बांट देना चाहिए, एक संविधान के समय और एक बाद में जब जरूरत पड़े तब मौलिक अधिकार। किसने कहा, डीपीएसपी को एक कल्याणकारी समाज का टाइटल किसके द्वारा दिया गया, डीपीएसपी क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटी। जिस तरीके से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस पार्ट को कहा गया है, पार्ट 3 को कहा गया, उसी तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत सोशल वेलफेयर सोसाइटी कौन सा पार्ट एस्टैब्लिश करते हैं, पार्ट 4। और कौन मुस्लिम शासक था जिसने कल्याणकारी समाज की स्थापना करी, कौन मुस्लिम शासक था, मैं ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। कैसे, बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का अकबर। कई सारे डिपार्टमेंट बनाए थे, डिपार्टमेंट बना देना, दीवाने बंदगान, रोजगार दफ्तर, ठीक है, दारुल सफा, और एक और था बेटे दारुल सफा से कहा हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल, और एक खैरात, दीवाने खैरात, सब्जा डिपार्टमेंट इसी की, खैरात पैसा डिपार्टमेंट, लेकिन उसको कंडीशन थी सिर्फ मुस्लिम, हिंदू नहीं। ठीक है, तो डीपीएससी बताओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्या कहा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, इन्हें 2 पार्ट, सॉरी फंडामेंटल राइट को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, या मौलिक अधिकारों का चेक, द चेक ऑफ फंडामेंटल राइट किसे कहा है, या सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई थी, किसने कहा, कल्याणकारी समाज की, डीपीएससी। और डीपीएससी किसके राइट है, ये स्टेट की क्या है, ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है, स्टेट को सरकार नहीं कह सकते, बिल्कुल सरकार की ड्यूटी। सरकार की ड्यूटी क्या है, तो
सरकार की नीति जो है उनके अगेंस्ट हम जा सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट फॉर डीपीएससी का ये 9 जस्टिस। एक और था, किस आर्टिकल के अंतर्गत 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई थी? 3 प्रकार के न्याय बताओ, कैसे डिफाइन करो? प्रस्ताव नहीं, यहाँ की बात डीपीएससी में कौन सा? नहीं 38 सामाजिक स्वतंत्रता, समाज में क्या है? सभी समान। आर्थिक इकोनॉमिक क्या? आर्थिक आधार पर क्या दिया गया? रिजर्वेशन। और पॉलिटिकल, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 3 प्रकार की क्या थी? न्याय थी। और डेमोक्रेसी कितनी थी? कितने प्रकार की डेमोक्रेसी की बात की गई थी? बताओ, तुम तो सभी संविधान के पिता हो। कौन सी डेमोक्रेसी? एक सोशल डेमोक्रेसी और एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये तो एक सामाजिक लोकतंत्र और एक आर्थिक लोकतंत्र। राजतंत्र और लोकतंत्र एक साथ हो सकते हैं? मोनार्को डेमोक्रेसी बता दो। ब्रिटेन। और सबसे पुराना विश्व का रिपब्लिक कौन सा है? सबसे पुराना विश्व का रिपब्लिक कौन सा था? 16 महानगर पढ़े थे किसी? सिक्किम महानगर, वज्जी और मल, ये 2 थे रिपब्लिक, गणराज्य। और बाकी क्या है सर? मोनार्की। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डीपीएससी। कहां से लेते थे डीपीएससी? आयरलैंड। और आयरलैंड में कहां से लेते? स्पेन। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? 36 से लेकर 51। ठीक है। इस बीच में मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा आपको, एक रैंक समझना। रैंक लोकसभा स्पीकर के साथ कौन आता है रैंक में? नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो किस रैंक में आते हैं? एजीआई में आता है। ये सब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। ठीक है सर।